हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 45 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। तांगसन ने इसके लिए पहले ही कहानी बना ली थी और वह उसे सुनाने के लिए इसी तरह के किसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। और तांगसन ने बड़े ही सदे हुए अंदाज में झिझकते हुए कहा होता है, माय लॉर्ड, हम इन 3 फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हमने ओल्ड मैन को बचाया था, तब उसने हमें यह दिया हुआ था। इस पर डियर किंग ने कहा होता है, ओल्ड मैन मतलब ह्यूमन। इस पर तांगसन ने फिर से अपना सिर हाँ में हिलाया होता है और कहता है, हाँ वह एक इंसान था। वह उस समय काफी घायल था। हमने उसकी चोट को ठीक करने में हेल्प की हुई थी। उसके बाद उसने हमें यह दिए थे। डियर डीमोन की आंखों में चमक होती है और उसकी आंखों से हमें पता चलता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशन हो रहा होता है और वह उसी के साथ पूछ रहा होता है, अब वह कहाँ है। इस पर असली कार्ड तो तांगसन ने यहाँ पर खेला होता है। तांगसन बताने लगता है, उस ओल्ड मैन ने कहा था, यदि तुम एंसेस्ट्रल कोर्ट आते हो तो मुझसे मिलने की संभावना होगी। यह सुनते ही डियर डीमोन कुछ सोच में डूब जाता है और सोचता है, तांगसन के लिए एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाना, वो भी ऑर्डिनरी ह्यूमन वेसल के रूप में, यह इम्पॉसिबल ही है। और इस तरह से तांगसन ने 300 कॉइन के बदले उनका यूज करने का तरीका भी सिखा दिया होता है। इसी के बाद श्रेक टीम ने प्रत्येक एक दिन के रेस्ट के साथ 3 फाइट और जीती होती हैं और इस तरह से अब तक यह पूरे 9 फाइट को जीत चुके होते हैं। अब यह नोवेल बनने से मात्र एक कदम ही दूर होते हैं। इन फाइट को हमने शॉर्ट नहीं किया है, नोवेल में इतनी ही दी हुई है। इसके बाद श्रेक टीम गायब हो जाती है। डियर किंग ने पहले ही बता दिया था, वह जिस 10th ओपोनेंट से फाइट करने वाले हैं वह डियर किंग के सामने झुकता नहीं है, जिससे वह इसमें श्रेक टीम की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इनका हेड ऑफिस भी अपनी टांग अड़ाता है। जगह गोल्डन वैली। यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही होता है, सबकी कल्टीवेशन भी बढ़ रही होती है और तांगसन तो अपनी पावर को सप्रेस करके रखा हुआ था, नहीं तो अब तक तांगसन 9 टियर की पीक पर पहुंच जाता। वहीं दूसरी ओर डिवाइन सेंस को पावरफुल करने की स्पीड काफी कम और उसमें बहुत अधिक स्पिरिचुअल पावर की खपत होती है, जिससे वह काफी स्लो प्रोग्रेस कर पा रहा होता है। उसी के साथ तांगसन का डिवाइन सेंस अब स्टेबल भी होने लगता है, जिससे तांगसन की पिछली जिंदगी की यादें और भी साफ होने लगती हैं। साथ ही एक गॉड किंग की पावरफुल थिंकिंग भी स्लो ही सही लेकिन डेवलप होने लगती है। अब यदि तांगसन को इस दुनिया पर हावी होना है तो सबसे पहले जो है उससे ही काम चलाना होगा। इस तरह से 9th मैच के बाद इन्होंने गोल्डन वैली में आधा महीना गुजारा होता है। इसी तरह से यह सब अपनी फाइनल फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जोश में होते हैं और कोलिजियम जाने की तैयारी कर लेते हैं। एक दिन बाद कैरी सिटी में भी सभी को पता चल जाता है श्रेक टीम का 10वां मैच होने वाला है, जिससे पूरे शहर का माहौल गर्म हो जाता है। अब कैरी सिटी की गली गली में इस होने वाली फाइट के चर्चे आम बात हो जाती है। इस फाइट को सिटी के सभी नोवेल्स देखने के लिए आए होते हैं, जिससे इसे कैरी सिटी में होने वाला रेयर से भी रेयर इवेंट कहा जा सकता है। फाइट अगले 3 दिन बाद होनी है। वहीं एंसेस्ट्रल कोर्ट ने इसकी फेयरनेस के लिए अपनी टीम या मैसेंजर भी भेजी हुई होती है। भले ही सभी डीमोन मानते हैं कोई भी इंसान डीमोन से नहीं जीत सकता है, लेकिन वह इंसानों को नोवेल भी नहीं बनने देना चाहते हैं। वहीं इससे माहौल कुछ हद तक खराब भी होता है और आखिरकार यह दिन आ जाता है। यह फाइट शाम को होने वाली होती है। भीड़ और इस मैच की इम्पोर्टेंसी हम इस बात से समझ सकते हैं कि कोलिजियम के आसपास के एरिया को बंद कर दिया गया होता है। जल्दी ही तांगसन की टीम कोलिजियम के अंदर आ जाती है। ब्लड थर्स्टी डीमोन एप ने श्रेक टीम से कहा होता है, यदि तुम सब जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। वैसे भी मास्क के होने के कारण तुम्हें किसी ने भी नहीं पहचाना है। इस पर बुबिंगजी ने कहा होता है, अब भले ही हम मर क्यों ना जाएं, लेकिन इस फाइट में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। इस पर ब्लड थर्स्टी डीमोन एप ने कहा होता है, तो अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तुम सब अपनी तैयारी कर सकते हो। कहते हुए बाहर चला जाता है। यह पांचों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, साथ ही एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। आज से पहले
हर जगह घबराने वाला दुबाई भी इस फाइट को लेकर एक्साइटेड होता है। वू बिंगजी और जी चेंग एक दूसरे की बाहों में होते हैं। वू बिंगजी ने जी चेंग से कहा होता है, इस फाइट के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, जिससे जी चेंग का चेहरा लाल हो जाता है। वहीं लास्ट टाइम वू बिंगजी ने तांगसन से कहा होता है, यदि अभी भी कुछ बताना हो तो बता सकते हो। तो इस पर तांगसन ने कहा होता है, आज मैं लीड करूंगा, आज कैप्टन मैं रहूंगा। इस पर चारों भी बिना हिचकिचाए तुरंत ही मान जाते हैं और आखिरी समय में पांचों ने अपने हाथों को एक साथ टकराते हुए ऊपर उठाया होता है और तांगसन जोर से चिल्लाया होता है, श्रेक इट विल विन। आज के दिन कोलिजियम में टिकट काफी ज्यादा महंगी कर दी गई होती हैं, जिससे इंसान काफी कम होते हैं। तांगसन के मास्टर भी यह मैच देखने आए होते हैं। मेयर के पास पैसों की पहले जैसी कमी नहीं रही। सभी मास्टर काफी डरे हुए होते हैं और डरने के साथ मैच देख रहे होते हैं। कुछ ही समय में धीरे से गेट खुलते हैं। ओपोनेंट की टीम में पावरफुल 5 फिगर में से एक 2.5 लंबा इंसानों के जैसा ही डीमॉन होता है। हाथों में एक स्वॉर्ड होती है। तांगसन इसे पहचानता है, जिससे तांगसन भी चौंक जाता है। यह एक आंख वाला डीमॉन होता है जो किसी को मारने के लिए बिल्कुल पागल होता है। यह 9th टियर पीक का पावर हाउस युक्सी होता है। तांगसन कभी मेयर के साथ ऑक्शन में आया था जब तांगसन ने यह देखा हुआ था। हालांकि यह युक्सी नहीं होता है, इसने अपना सही नाम तो नहीं लेकिन लिंगर स्वॉर्ड सेंट बताया होता है। इसे स्वॉर्ड मास्टर भी कहते हैं। इसमें 2 ब्लड लाइन है, एक गोल्डन टाइगर की और दूसरी सेक्रेट टाइगर की। सबसे बड़ी बात, यह कभी कॉलेजियम के 100 मैच भी जीत चुका है। इस तरह से इसकी भी लंबी हिस्ट्री होती है। यह कॉलेजियम में जब से है जब यह कभी 7 टियर का था और आज यह 9th टियर की पीक पर है और इसकी 2 ब्लड लाइन होने के कारण यह अभी तक गॉड नहीं बन सका। वहीं उसके बाकी साथी 8th टियर के 3 और 9th टियर की स्टार्टिंग पर 1 होता है। हालांकि यह सब अलग अलग रेस से होते हैं। इस टीम को इनविंसिबल टीम के नाम से जाना जाता है। दोनों ही टीम इस समय एक दूसरे के सामने होती हैं। वू बिंगजी इसे देखकर कुछ डरा हुआ होता है। इस समय तांगसन उसके सामने आ जाता है, जिससे वू बिंगजी का डर खत्म हो जाता है। वहीं तांगसन के हाथ में स्काई ब्रेकर हैमर दिखाई देता है। डियर किंग श्रेक टीम के साथ होता है, जिससे एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है तांगसन को पता होता है उसकी फाइट किससे होने वाली है। जल्दी ही फाइट स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट के साथ ओपोनेंट के 4 मेंबर श्रेक टीम की ओर भागते हैं। इसके साथ ही दुबाई ने फिर से वही फ्यूजन एरे स्टार्ट कर दिया होता है। डियर किंग ने यह तीनों डिस्क तांगसन को इस फाइट में जिंदा रहने के लिए वापस कर दी होती हैं। इसी के साथ तांगसन ने कदम बढ़ाते हुए स्प्रिट गैदरिंग एरे को बाहर निकाल लिया होता है। वहीं ओपोनेंट तांगसन की ओर बढ़ रहा होता है। इस समय तांगसन अपने वॉर हैमर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होता है। वहीं लिंगर स्वॉर्ड से गोल्डन फ्लेम निकलने लगती हैं। उसी के साथ वह 7 फीट से अधिक लंबी हो जाती है। सभी को लग रहा होता है, लगता है यह फाइट 3 मिनट भी नहीं चल पाएगी। तांगसन भी आगे बढ़ने लगता है और वह स्वॉर्ड से तांगसन पर अटैक करता है। स्वॉर्ड के मिलने से वह 2 हिस्सों में बट जाता है, लेकिन यह स्वॉर्ड के अटैक के कारण नहीं, बल्कि यह दोनों ही कंप्लीट अलग फिगर होते हैं और वह स्वॉर्ड की गोल्डन लाइट वापस होने लगती है, लेकिन उसमें एक ब्लैक सर्कल दिखाई देता है, जैसे कि स्पेस कट हो। तांगसन के वह 2 फिगर फिर से मिक्स हो जाते हैं। कोई भी नहीं समझ सका यह क्या हुआ। इस स्वॉर्ड की पावर से गॉड लेवल के पावर हाउस मेयर और सीरू को भी डर लग जाता है, लेकिन अभी क्या हुआ उसे भी समझ नहीं आया होता है। तांगसन ने इसे डॉज करने के लिए अपने मैजिकल फुटवर्क का यूज किया होता है। इसके बाद तांगसन का हैमर तो तैयार ही होता है, जिससे तांगसन को 3 अटैक करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी के 4 ओपोनेंट दूसरों की तरफ भागते हैं, जिससे सभी टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करते हुए भाग निकलते हैं और उनसे अच्छी दूरी बना ली होती है। यह सब तांगसन की स्ट्रेटेजी के अनुसार ही होता है और यह सभी इस टेलीपोर्टेशन डिस्क का यूज हर 10 सेकंड में कर सकते हैं। इसका यूज दुबाई करेगा, क्योंकि तांगसन के बाद दुबाई की ही मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर वह लिंगर स्वॉर्ड फिर से चार्ज होने लगती है, लेकिन इस बार तांगसन भी अपने हैमर के साथ तैयार होता है और स्वॉर्ड की ओर छलांग लगा दी होती है। इसमें तांगसन ने घोस्ट शैडो परप्लेक्शन का यूज किया होता है।
स्वार्ड ने तांगसन पर अटैक किया होता है, जिससे तांगसन एक स्टेप पीछे हो जाता है। तांगसन फिर से बच जाता है, जिससे स्वार्ड मास्टर अपने स्वार्ड की गोल्डन फ्लेम की पावर को 30 मीटर के डायमीटर में फैला देता है और कहता है, देखता हूँ अब कैसे बचते हो। कहते हुए वह स्वार्ड को जमीन में धंसा देता है, जिससे तांगसन भी कांप जाता है। लेकिन फिर तांगसन ने वार ट्रम्पल का यूज करते हुए अपने पैर को जमीन पर पटकता है, जिससे कोलिजियम ही कांप जाता है। यह पावर तांगसन ने फर्स्ट फाइट के दौरान 9th टियर के एलिफेंट को मारते हुए उसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया था, यह उससे ही है। इससे एक शॉक वेव निकलती है और एक विस्फोट के साथ स्वार्ड सेंट को दूर फेंक देता है और इनके बीच फिर से फाइट होने लगती है। इनविंसिबल टीम का एक मेंबर गिर जाता है। वहीं तांगसन स्वार्ड मास्टर के सामने अपने हैमर के साथ होता है और हैमर उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है। तांगसन ने उसके कई अटैक को डॉज किया होता है और आखिरकार तांगसन को अपने रैंडम हैमर टेक्निक का यूज करने का मौका मिल जाता है। स्वार्ड मास्टर भी अब तक थक जाता है, जिसे रिकवर करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम तो लगेगा ही। लेकिन क्या सच में तांगसन उसे इतना मौका देने वाला है? तांगसन अपने हैमर के साथ स्वार्ड मास्टर पर बमबारी शुरू कर देता है। हर अटैक के साथ तांगसन की पावर और भी बढ़ जाती है। पलक झपकने के साथ तांगसन 20 स्ट्राइक कर चुका होता है, जिससे वह पीछे हटता जा रहा होता है। अभी तक इनविंसिबल टीम का एक और मेंबर गिर चुका होता है। इसे बुबिंगजी ने आइस निडल से मारा होता है। तांगसन ने अपने रैंडम हैमर मेथड से स्वार्ड मास्टर को सप्रेस कर दिया होता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा होता है यह कैसे किया। तांगसन भी यहाँ पर अपनी 3 ब्लड लाइन की पावर को यूज कर चुका होता है। तांगसन के 35 हैमर के अटैक के साथ स्वार्ड मास्टर की स्वार्ड टूट जाती है। इसके साथ ही तांगसन के अगले अटैक को स्वार्ड मास्टर अपने हाथों से रोकता है, जिससे उसका हाथ टेम्परेरी काम करना बंद कर देता है। फिर तांगसन ने पर्पल डीमोन आई के साथ अटैक किया होता है, जिससे स्वार्ड मास्टर रुक जाता है और अगले अटैक के साथ स्वार्ड मास्टर जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी चैंग ने गोल्डन विंग क्लॉक से एक और ओपोनेंट के कंधे को काट दिया होता है। वहीं स्वार्ड मास्टर तांगसन के माइंड अटैक को झेलने के बाद उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है यह कैसे पॉसिबल है। तांगसन ने इसे गिराने के लिए पर्पल डीमोन आई, टाइम चेंज और कंट्रोल क्रैन कैचिंग ड्रैगन का यूज किया होता है। हालांकि तांगसन ने इन्हें काफी ज्यादा कवर करते हुए यूज किया होता है, जिससे कोई समझ न सके। फिर क्या होता है, तांगसन अब उसे जमीन पर पटक पटक के मार रहा होता है। साथ ही तांगसन उससे कहता है, मैं तुम्हें गॉड बनने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी दोनों ही ब्लड लाइन को फ्यूज कर सकता हूँ। जल्दी से तुम सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। अब तक स्वार्ड मास्टर की दर्जनों हड्डियां भी टूट चुकी होती हैं। इसी के साथ कुछ ही समय में वह कहने लगता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और एक प्रकार से गिड़गिड़ाने लगता है। यह सब इनके माइंड में ही चल रहा होता है, जिससे दूसरे इस बात को नहीं सुन सकते हैं और वह अपना सिर झुकाते हुए कोमा में चला जाता है। तांगसन के फ्यूचर में यह काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इससे तांगसन ने उसे जान से नहीं मारा होता है। साथ ही एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाने के लिए तांगसन के पास उतनी पावर नहीं है और इस तरह से इसका यूज तांगसन फ्यूचर में कर सकता है। इसी बीच ओपोनेंट की टीम का लास्ट मेंबर भी मारा जाता है, जिससे यह फाइट श्रेक टीम जीत जाती है। इनकी जीत से डीमोन क्लैन से सभी के चेहरे उतर जाते हैं। इसमें डियर किंग भी शामिल होता है। हालांकि वह नहीं चाहता है तांगसन मारा जाए, लेकिन फिर भी यह उन सभी के लिए शर्म की बात होती है। एंसेस्ट्रल कोर्ट का मैसेंजर श्रेक टीम को उदासी भरी नजरों से देख रहा होता है। साथ ही वह बेचैन भी हो रहा होता है। वह मैसेंजर कहता है, एक इंसान को इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए, ऐसे इंसान को जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। वह हमारे स्लेव हैं, इन्हें लीडर नहीं बनाया जा सकता है। इस पर डियर किंग कहता है, हाँ यह सही है, लेकिन अब वह कोलिजियम के नियम के अनुसार नोबल बन चुका है, जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और वह मैसेंजर डियर किंग को धमकाते हुए उन्हें भी एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाने के लिए कहता है। इसके बाद तांगसन ने स्वार्ड सैंड को एक पैर से पकड़ते हुए खींच लिया होता है। अब लिंगर स्वार्ड मास्टर उनकी ट्रॉफी है। 10 गेम लगातार जीतना, यह श्रेक टीम ही एकमात्र ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी रेयर है। इसी के साथ तांगसन को कोलिजियम छोड़ने की जल्दी नहीं होती है, क्योंकि यदि यह अभी बाहर जाते हैं तो हो सकता है सभी इंसानों के साथ आने से
डीमन की इनसिक्योरिटी बढ़ जाए, जिससे वह तुरंत ही अटैक भी कर सकते हैं या फिर एक तनाव भरा माहौल बन ही सकता है। इसके साथ ही तांगसन फिर से वह डिस्क डियर डीमन किंग को सौंपने वाला होता है। ब्लड थर्स्टी डीमन एप बाहर गलियारे में इनका इंतजार कर रहा होता है। हालांकि जब उसने तांगसन को स्वॉर्ड मास्टर को घसीटते हुए देखा होता है तो उसकी भी जल जाती है। तांगसन ब्लड थर्स्टी डीमन एप से कहता है, इसे ठीक करो, यह फ्यूचर में मेरा स्लेव होने वाला है। जल्दी ही इन्हें पता चल जाता है डियर डीमन किंग इनसे मिलने वाला है। बुबिंगजी को डर होता है डियर डीमन किंग इन्हें खाना में जहर दे सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है तांगसन दुनिया के किसी भी पॉइजन को देख सकता है। डियर डीमन किंग सभी को नोबल बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके साथ ही वह तांगसन से आने वाले समय में क्या करना है उसके बारे में पूछने लगता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। यह वीडियो कुछ छोटी हो सकती है क्योंकि इसके बाद इंटरनेट बंद हो गया था। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।